पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 29 और 30 पर हमने डिस्कशन किया था। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं अनुच्छेद 31 के ऊपर, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों हम पढ़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 31 जो कि क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता है, उसे संविधान के दोस्तों क्या किया गया है कि उसे संविधान के 44वां संविधान संशोधन लाकर 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार होकर रह गया है। अब इसको सिंपल भाषा में समझे कि दोस्तों आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में दिया गया था, लेकिन उसको क्या किया गया कि 44वें नंबर का संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन। और ये 44वें नंबर का संविधान संशोधन कब आता है? 1978 में। तो इसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल कर क्या कर दिया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा। ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा यानी कि कानून से संबंधित जो भी प्रोसेस है उसके अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से क्या किया जाएगा, वंचित किया जाएगा। अब प्रतिबंधित, तो प्रतिबंध कहाँ लगता है दोस्तों कि संपत्ति सार्वजनिक हित के लिए लिया जा सकता है, कि सरकार आपसे कोई भी सार्वजनिक हित के लिए क्या कर सकती है, आपकी संपत्ति को ले सकती है। जैसे सिंपल सी बात करें कि आप सपोज दैट कोई नहर निकल रही है और ये सार्वजनिक हित के लिए है, तो दोस्तों वहां जो जमीन है वो आपकी सरकार ले सकती है। या कोई रेलगाड़ी निकल रही है, कोई ट्रेन, कोई प्रोजेक्ट आया है, तो दोस्तों वो जमीन आपसे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई पावर प्लांट बनाना है तो दोस्तों वो जगह भी आपसे जमीन आपसे ले सकते हैं। कोई रोड निकल के जा रहा है तो दोस्तों वो भी जमीन आपसे ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि संबंधित व्यक्ति को दोस्तों क्या होता है कि मुआवजा भी देना होगा। ये बात यहाँ पर निकल कर आती है कि सार्वजनिक हित के लिए किसी भी संपत्ति को लिया जा सकता है सरकार द्वारा, और संबंधित व्यक्ति को क्या दिया जाता है दोस्तों, मुआवजा भी देना होगा। ये बात यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि आर्टिकल 19 में 19 के 1 में और एफ में इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को संपत्ति के अर्जन और विक्रय करने का अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं भी रहते हो इंडिया में, आप संपत्ति खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कहीं इंडिया के किसी कोने में भी आप संपत्ति खरीद और बेच दोनों सकते हैं। ये हमें कहाँ अधिकार मिलता है? तो दोस्तों आर्टिकल 19.1 एफ में इसके बारे में वर्णन मिलता है। अब ये बात तो हमको हो गई कि जैसे हमारे यहाँ से कोई प्रोजेक्ट निकल के जा रहा है, सपोज दैट कोई ट्रेन निकल के जा रही है, तो सार्वजनिक हित के लिए सरकार क्या कर सकती है, आपकी जमीन को ले सकती है और उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत मुआवजा जो भी देना होगा वो मुआवजा दे सकती है। अब क्या होता है कि समस्या, ये विवाद का कारण ये बन गया कि और ये अधिकार भी हमको मूल अधिकार दे रखा है आर्टिकल 19.1 एफ में कि कोई व्यक्ति भी कहीं भी जाकर ना अपनी संपत्ति बेच सकता है और अर्जन भी कर सकता है। अब समस्या और विवाद का कारण क्या बना, इसको देखते हैं दोस्तों कि राज्य सरकारों के द्वारा क्या हुआ कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों को उच्चतम न्यायालय में क्या दे दी, चुनौतियां दे दी। जो पहले से जो विधियां बनी थी उन पर क्या इन्होंने कर दी, सरकार ने चुनौतियां दे दी। अब सरकार ने चुनौतियां दी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात कही और बहुत मजेदार बात, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए कहा कि इन नियमों को दोस्तों क्या है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब असंवैधानिक घोषित कर दिया कि कोई नहीं, जो भैया आर्टिकल 19.1 एफ है उसी के अनुसार रहेगा। आप सरकार व्यक्ति इसकी इच्छा होगी तो जमीन नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, वो कहीं खरीद भी सकता है, बेच भी ले भी सकता है। तो ये आर्टिकल 19 का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रक्षा करी, यानी नागरिकों की रक्षा करी और कहा कि जो भी तुम्हारे इससे संबंधित, जमींदारी से संबंधित या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाए गए, ये सब क्या है, असंवैधानिक है। अब असंवैधानिक तो घोषित कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह काम कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि सरकार चुप नहीं बैठी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन लाया गया
और संपत्ति के अधिकारों को दोस्तों क्या कर दिया, एक लिमिटेशन, एक लिमिट कर दिया गया, एक सूत्र में बांध दिया कि भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो क्या हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। आर्टिकल 31 में 2 पॉइंट जोड़ दिए, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B, ये 2 जोड़ दिए। और पहला संविधान संशोधन लाया गया। पहला संविधान संशोधन कब आया होगा दोस्तों, तो ये आया होगा 1951 में, 1951 में आया होगा, क्योंकि 50 में हमारा देश संविधान बनकर लागू हो गया था। अब आर्टिकल 31A क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी संविधान में दिए गए थे पहले से हमको कि भाई हम कहीं भी जमीन खरीद सकते थे, ले सकते थे, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, कमजोर। और इसके बाद में जैसे उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करी और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कर दिया, कानून बना दिया। और कानून बनाने के बाद उनको जो अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार, उनको क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब आगे की बात देखते हैं कि सीमित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि राज्य के द्वारा किसी खान का स्वामित्व अपने हाथों में लिया जा सकता है। सपोज दैट आपके गांव में है कोई कोयले की खान निकल आई या चांदी या सोने या कोई धातु की खान निकल आई, तो दोस्तों वो किसके अंडर में चले जाएगा, शासकीय यानी कि सरकार के अंडर में चले जाएगा। अब जमींदारी का उन्मूलन किया जा सकता है, यानी कि जो जमींदार पहले हुआ करते थे दोस्तों कि जहां यहाँ खड़े हैं और जहां तक नजर जाती थी बोल देते थे कि ये भी मेरी, ये भी मेरी, क्योंकि वो उच्च वर्ग के और दबंग लोग हुआ करते थे। तो जहां तक बोल देते थे, क्योंकि जमीन के न तो शासकीय कोई उनके बारे में मिलेगा, न तो उनके बारे में शासकीय पट्टा और न सरकार में शासकीय विभाग क्या बोलते हैं कि उनके बारे में नहीं लिखा मिलेगा, फिर भी बता देते थे कि ये जमीन मेरी, तो वहां तक जमीन उनकी हुआ करती थी। तो जमींदारी का उन्मूलन किया जा सकता है इसके तहत। ये तो बात सही बात हुई, अच्छी बात हुई। और राज्य के किसी भी खान या कोई जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोयला निकल आया है, पेट्रोल निकल आया, डीजल जो भी निकल आया, तो उस पर स्वामित्व किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। और जमींदारी का उन्मूलन किया जा सकता है। और दोस्तों क्या हो सकता है कि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान का मतलब समझे आप, दुकान या कोई भी अच्छी चीज है उनको भी क्या कर सकती है, सरकार अपने अंडर में ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों 2 व्यापारिक इकाइयों का भी क्या कर सकते हैं, विलय किया जा सकता है। या बात करें कोई क्रेशर मशीन है और उसके जस्ट साइड में लग रहा है, तो वो भी सरकार अपने अंडर में कर सकती है। लगता है कि यार एक और क्रेशर मशीन साइड में है, तो वहां पर भी क्या कर सकती है, सरकार अपने अंडर में कर सकती है। व्यापारिक प्रतिष्ठान से तात्पर्य दोस्तों ये, जैसे कोई मंडी है, जैसे कोई सपोज दैट कोई बाजार लग रहा है और प्राइवेट भूमि पर लग रहा है, तो दोस्तों उसको भी क्या कर सकते हैं, सरकार अपने अंडर में कर सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यापारिक बोल सकते हैं कि कोई दुकानें जैसे हो गई या कोई चौराहा हो गया, या बड़ा सा अच्छी जो चीजें जो स्वामित्व वाली है यानी कि प्राइवेट लोगों की है और आम नागरिकों की है, तो उसको भी सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, अपने इनमें विलय कर सकती है, अपने अंडर नियंत्रण में ले सकती है। अब क्या होता है कि इस आधार पर कोई भी व्यक्ति दोस्तों क्या कर सकता है, संपत्ति के अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। कितनी अच्छी बात कि कोई सा भी सरकार क्या कर सकती है, आपके जो प्राइवेट है यानी कि प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टीज है, इसको अपने अंडर में ले सकती है। इसके खिलाफ दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इससे पहले अब मैंने कहा था कि आपके खेत में से यदि ट्रेन निकल रही है, ट्रेन का सर्वे हो गया है और रेल निकलने वाली है, तो दोस्तों पहले क्या होता था कि आप सार्वजनिक हित के लिए आप क्या दे सकते थे और आपको थोड़ा बहुत मुआवजा दिया जाता था। और अब दोस्तों ये बात हो गई है कि आप वहां से निकलेगी तो निकलेगी, जितना मुआवजा लेना है ले लीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं या इसके लिए कहीं पर भी किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। तो आप समझे होंगे दोस्तों आर्टिकल 31A के बारे में कि क्या कर सकते हैं कि राज्य के द्वारा किसी खान का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया जा सकता है। आर्टिकल 31B के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल 31B में दोस्तों इसके अंतर्गत किसका निर्माण किया गया, 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और जिसे राज्य सरकारों द्वारा निर्मित जमींदारी उन्मूलन विधियों को संरक्षित करने के लिए किया गया। अब सिंपल सी बात कि जमींदार मतलब पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, शासकीय रिकॉर्ड नहीं, जहां तक बता दे अपनी जमीन, तो उसको दोस्तों क्या किया, सरकार ने अपने अंडर में लेने के लिए अनुसूची 9 बनाई गई और क्या कहा गया कि भूमि सुधार के बारे में यहाँ पर वर्णन
किया गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह अच्छी आई है, अब उसको समझे कि दोस्तों 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर आवेदन नहीं कर सकता कि इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि हमें बचाने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो सरकार आम आदमी को बेच दे। क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 31B का प्रयोग करते हुए 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर आवेदन नहीं कर सकता, इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इसी का एग्जाम्पल देखते दोस्तों कि मतलब सिंपल सी बात ये कही है, 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानेगा कि भैया आपने कोई जमीन और ये बात करी गई है तो उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये बात नहीं करेगा। न्यायालय इस आधार पर आवेदन नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने पहले ही, क्योंकि संविधान ने बना के रखा है, 9वीं अनुसूची में ये बात करके रखी है कि मूल अधिकारों को बारे में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या वर्णन मिलता है आगे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। बेला बनर्जी वाद एक था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, और क्या कहा गया कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, मनमानी नहीं। यदि आपके खेत से ट्रेन निकल के जा रही है दोस्तों, या कोई नहर जा रही है, या कोई रोड जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगी सरकार की। तो परिणाम स्वरूप क्या कर दिया? संसद का दिमाग खराब हुआ वापस से सरकार का, तो उन्होंने वापस से क्या कर दिया? चौथा संविधान कर डाला, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगी, जो काम रहेगा हमारा रहेगा, या चौथा संविधान संशोधन कर संविधान के अनुसार कार्य होगा। अब फिर सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, क्योंकि मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण न्यायपालिका नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? विधि जो द्वारा जो कानून बना है, कानून करेगा। और मुआवजा, क्योंकि ये कब क्यों कहा गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा भैया बराबर मिलना चाहिए, जो जिस हिसाब से आपकी जमीन गई है तो पर्याप्त तो होना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगी सरकार की। तो परिणाम स्वरूप संसद ने क्या कर दिया कि चौथा संविधान संशोधन ला दिया, और यह प्रावधान किया गया कि मुआवजे की पर्याप्तता का निर्धारण आप नहीं करोगे, यानी न्यायपालिका आप नहीं करोगे, जो करेगा कौन करेगा? सरकार करेगी। और विधि के अनुसार काम होगा, तो विधि बनाने वाले कौन? सरकार, संसद। अब एक और अधिकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों कि इंदिरा गांधी के द्वारा संपत्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण वाली बात हो रही है। तो आरसी कॉपर केस एक था जिसे लोकप्रिय रूप में दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद हम बात करें माधवराव सिंधिया वाद में, जिसे लोकप्रिय रूप से दोस्तों प्रीवी पर्स यानी कि वार्षिक वेतनवाद कहा जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप 1972 में 25वां संविधान संशोधन किया गया, और मुआवजे को अनुच्छेद 31 से हटाकर राशि शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को ही मूल अधिकार से हटा दिया, और इसे अब हटाया है तो दोस्तों कहाँ रखा होगा? इसे आर्टिकल 300 यानी आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है, और संपत्ति का अधिकार अब दोस्तों क्या है? वैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों एक दो बार आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। 2-3 बार रिपीट करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।